यस, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आप सबका स्वागत है। बेटा इसके पहले अपने एक वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा था। वो जीएसटी में बहुत इम्पॉर्टेंट था वो टर्म, बिकॉज जो जीएसटी अमाउंट होता है ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कैलकुलेट होता है। पढ़े थे ना वीओएस? अगर वो वीओएस ही रॉन्ग हो जाएगा तो आप जीएसटी का कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से टाइम ऑफ सप्लाई भी जीएसटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बोर्ड पे देखिए, कुछ दिन पहले मैं आप लोग से बात कर रहा था। जीएसटी मंथली पेमेंट होता है, मंथली जीएसटी का पेमेंट मंथली पेमेंट होता है। आज 30 जून है ना, 30 जून 25 जून 1 से 30 तक लास्ट डे। आज हम लोगों ने जितना भी जीएसटी कलेक्टेड किया है फ्रॉम स्टूडेंट्स जून मंथ पे, ये सब पेमेंट गवर्नमेंट तक मेरे को करना है 20 जुलाई 25 तक। सो नॉर्मली जीएसटी इज पेड मंथली बेसिस। जून मंथ पे जो भी हम लोगों ने सप्लाई दिखाया, बच्चों से ट्यूशन फी में जीएसटी लिया, वो जुलाई में सरकार को पेमेंट कर देंगे। फिर कल से 1 जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोग अपने अपने जुलाई के ट्यूशन फी देंगे, फिर वहाँ पे भी टैक्स आएगा। तो पूरा जुलाई मंथ का 1 जुलाई टू 31 जुलाई वो 20 अगस्त को देंगे। तो जीएसटी का ऐसा चक्कर है, हर एक मंथ का देना होता है। छोटे छोटे बिजनेसमैन का क्वार्टरली है, वो बात छोड़ दो, बट नॉर्मली मंथली है। अब इसमें क्या है, जो जो काम हमने जुलाई में किया, जो जो पैसा जून में किया, जो जो पैसा जून पे लिया, उसी का तो जुलाई में देना है। तो कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, कुछ ऐसा एक्टिविटीज है ना, अलग अलग डेट्स पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दुकान है, मेरे को ऑर्डर मिला 20 जून को। आपने ऑर्डर दिया, सर सामान भेज देना। 25 जून को मैंने सेंड कर दिया, आपको सामान दे दिया। 10 जुलाई को आपने पेमेंट दे दिया मेरे को। अब देखो यहाँ पे 20 जून को आपने मेरे को ऑर्डर दिया, 25 जून को मैंने सामान डिलीवर कर दिया और पेमेंट मिला 10 जुलाई को। तो यहाँ पे 2 मंथ्स इन्वॉल्व हो गया, जून भी है जुलाई भी है। तो आपको कंफ्यूजन होगा, से यहाँ पे जीएसटी अमाउंट 10,000 था, तो आपको कंफ्यूजन होगा, सर ये जीएसटी अमाउंट जून को बेस रखकर जुलाई में पेमेंट करें या जुलाई को सोचकर अगस्त में पेमेंट करें। आप जैसे कंसल्टेंट्स को प्रॉब्लम आएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर सिर्फ आकर ये सिखा देगा कि कौन सा डेट को सप्लाई हुआ, उसके हिसाब से टैक्स दे देना, बस और कुछ नहीं, खत्म। अदरवाइज आप तो अभी सर ही फोड़ते रह जाते। ये लो 25 जून को मैंने भेजा और 1 जुलाई को आपने रिसीव किया। कोलकाता से गुवाहाटी माल भेजा जून में और आपको मिला जुलाई में। तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि नहीं भाई लोग, बताओ, बोलो भाई, कौन सा मंथ का होगा, या तो जून का होगा या तो जुलाई का। टॉस तो नहीं कर सकते ना टैक्स में, एग्जैक्टली होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे बोल के जाएगा कि जून ही है, यही पढ़ाना है, जुलाई नहीं है, क्या है, जून, बस खत्म, दैट्स इट। इसमें थोड़ा भी गलती हो जाएगा तो इस मंथ का टैक्स उस मंथ चला जाएगा, मतलब डिफरेंट मंथ। तो फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का चक्कर भी आएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। जब जीएसटी ऑडिट होगा तो देखा जाएगा कि यार ये तो आपने सप्लाई जून में किया था, जुलाई में क्यों दिखाया। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जुलाई में पैसा मिला या पार्टी को जुलाई में माल मिला, यू कांट से लाइक दिस। सो आप जैसे जीएसटी कंसल्टेंट टाइम ऑफ सप्लाई में यही सीख के और अपने क्लाइंट को हमेशा बताएंगे, देखिए आपका ये 2 मंथ इन्वॉल्व है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आरजी से पढ़ के आए हम लोग, और आरजी अपने हिसाब से नहीं पढ़ाया, संसद को देखकर पढ़ाया। संसद में यही बोला गया, इस मंथ का सप्लाई तो इस मंथ का सप्लाई। आपको मंजूर नहीं है तो अपना पार्टी बनाओ,
अपना गवर्नमेंट बनाओ, चेंज कर दो, जब तक नहीं तब तक यही चलेगा। That's it. एक छोटा सा डेट, चार डेट इन्वॉल्व हो गया ना बेटा। सोचिए ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। एवरीथिंग जीएसटी में आएगा ना, 99% आपको प्यार होते जाएगा जीएसटी से। उसलिए अगर प्यार वार नहीं करना है जीएसटी से छोड़ दो, अदरवाइज ऐसा प्यार होगा ना कि कभी आपसे ब्रेकअप भी नहीं कर पाओगे। डे बाई डे प्यार में गहराई होते जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई प्यार करना सिखाया वैल्यू से, और ये सिखाएगा टाइम से। और नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई उसका आईटीसी। आईटीसी में घुसने के बाद तो आप जिंदगी में कभी वापस लौट के जा ही नहीं सकते, मुड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि हो ही गया फिर जीएसटी आपका। सो इज इट कूल? चलो ये तो प्रोडक्ट हमारे आपके बीच का बात है। आपने एडमिशन लिया जून पे, मैं कोचिंग स्टार्ट किया जुलाई पे, और चलते रहेगा ये सितंबर तक। तो जून में पैसा दिया, जून में एडमिशन लिया, जुलाई अगस्त सितंबर पढ़ाया, तो कौन सा मंथ के हिसाब से प्रेरणा ट्यूटोरियल्स विल डिपॉजिट टू गवर्नमेंट? जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, तो कंफ्यूजन आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, निशान बोला कि सर बाद में देंगे पैसा वैसा, आपको इंटर पास करके देंगे। अब वो इंटर पास करके बाद वो 6 महीना 9 मंथ्स बाद दे रहा है, तो जीएसटी कब करे, क्या करे, कुछ समझना है तो कौन आपको बताए? टाइम ऑफ सप्लाई, दैट्स द थिंग। डायरेक्शन क्लियर, पिक्चर क्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आईजीएसटी पढ़ने का जरूरत नहीं है। सीजीएसटी एक्ट में 2 सेक्शन है, ओनली 2 सेक्शंस। 12 बताएगा गुड्स के लिए, सेक्शन 12 बताएगा गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स दिखता है, सब कुछ पता चलता है। सर्विस तो थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। और सेक्शन 13 बताएगा सर्विस के लिए। तो इस चैप्टर में ये 2 सेक्शन रटना है आपको। सेक्शन 12 बताएगा गुड्स के बारे में, कौन कौन सा सिचुएशन में क्या क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वैसे टैक्स देना। और सेक्शन 13 बता देगा सर्विस के लिए। और जब ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर, इसका लिंक इनवॉइस से लग गया। इनवॉइस बिल से, बिल से जब बिल देते ना तभी टाइम ऑफ सप्लाई होता है। और बिल का सेक्शन अलग है, सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। एक चैप्टर है जिसका नाम है इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, कौन सा तारीख को इनवॉइस रेज करना चाहिए, और फॉर्मेलिटी सेक्शन 31 बताया है सीजीएसटी एक्ट का। उसका सिर्फ डेट वाला पोर्शन यहाँ पे कर लेंगे और बाकी का पोर्शन वहां पे करेंगे, क्योंकि इट्स लिंक्ड विथ, टीओएस इज लिंक्ड विथ इनवॉइस। जिस तारीख को आपको इनवॉइस देना है उसी तारीख को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। आज 30 जून है, आप मेरे से सामान खरीदे, आज मैंने सामान दे दिया आपको, आज ही इनवॉइस रेज करना है। कब? आज ही, और आज ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस यही। तो सेक्शन 12, 13 गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, बट ये सहारा लेता है इनवॉइस का डेट, तो सेक्शन 31। तो ये बेसिक्स में आएगा थोड़ा देर बाद। और हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, पहले हम लोग गुड्स का पढ़ाई करेंगे। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट डिटरमाइन होता है, उसके लिए सेक्शन 31 गुड्स का इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, ये सब पढ़ते पढ़ते विथ एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स है। फिर यहां से सेक्शन 12 में 5 ही पॉइंट है, 5 ही पॉइंट है, बस वो 5 पॉइंट को देख लेना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई एक 12.2 है, एक बार जस्ट देखते चलो, आसान है, कोई तकलीफ का बात नहीं है। एक 12.3 है, 12.4 है, 12.5 है, और बस खत्म। और इन सबको मैंने इतना सारा पॉइंट्स आपको लिखाएंगे। इसको गुड्स के लिए 2 चार्ट बन जाएगा। एक बनेगा कि इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, गुड्स का अलग अलग सिचुएशन का, और इनवॉइस रेज करने के बाद इस चैप्टर में यही 5 पॉइंट
1 2 3 4 5 और खत्म। ये 5 ही पॉइंट है, इंटरेस्ट वगैरह, यही है आपका चैप्टर। और इतना ही है आपका गुड्स के केस में, इतना ही है, इतना ही है जिसको पढ़ेंगे अच्छा से। बट यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है देखो ना, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस ही लिखा है। इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर में घुसने से पहले दूसरे चैप्टर का सेक्शन 31 का कुछ नॉलेज लेकर आना पड़ेगा। इज इट कूल? तो 2 चार्ट बनेगा इस चैप्टर में, एक गुड्स के लिए और एक सर्विस के लिए, एंड दैट्स इट। एंड हमेशा आप जैसे जीएसटी कंसल्टेंट को काम करने में तकलीफ होता है तो जीएसटी अंकल कुछ क्लेरिफिकेशन देते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में नो क्लेम बोनस, बाई मोर गेट मोर, तो वो क्लेरिफिकेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्लेरिफिकेशंस है, क्लेरिफिकेशंस तो यहाँ भी पढ़ेंगे। मेरा अमेंडमेंट का शीट्स भी आता है, अभी सितंबर के लिए आने वाला है, अभी बस कल परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। वहां भी डाल दिया गया क्लेरिफिकेशन के लास्ट मोमेंट पे बच्चा 10 पेज कंपाइलेशन पढ़ेगा तो क्लेरिफिकेशंस भी पढ़ लेगा। और यहाँ भी पढ़ेंगे, बट यहाँ तो बहुत कुछ है ना, और वहां पे एकदम रिलेवेंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वो भी करेंगे। दैट्स इट। तो 3 चार्ट का है और ये सफर थोड़ा लंबा होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के कंपैरिजन में। आप लोगों को फीलिंग्स आ गया ना? यस, फीलिंग्स लाना बहुत बड़ा बात है, खत्म करने में तो टाइम ही नहीं लगता। बस इतना ही पॉइंट था। सुनो ना, जीएसटी इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स लाइक परचेज ऑर्डर आया 20 जून को, डिस्पैच आपको किया था 25 जून को, आपको डिलीवरी मिला 1 जुलाई को, आपने पेमेंट किया 10 जुलाई को। माथा खराब हो गया कि कौन सा तारीख को जीएसटी, जून के हिसाब से करो तो 20 जुलाई, जुलाई के हिसाब से करो 20 अगस्त। अब जून का जुलाई में दिखा देंगे तो जीएसटी अंकल टन से मारेंगे इंटरेस्ट, वो भी प्रॉब्लम का बात है। गलती करो तो मारेंगे अंकल, और होमवर्क ना करो तो आरजी खराब, आरजी मारता है, उधर गलती करो तो टैक्स मारता है, तो जिंदगी तो जीने का मौका ही नहीं मिलता है आगे। तो इतने सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, इसीलिए सेक्शन 1213 आया और बोला कि मैं बताता हूं गुड्स का ऐसे ऐसे कर लो, 5 पॉइंट पढ़ लो। सर्विस सेक्शन 30 मैं बताता हूं ऐसे ऐसे कर लो, सर्विस का पढ़ लो। और एक सेक्शन 14 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे तो एकदम भगवान मेहरबान है। सेक्शन 14 है, टैक्स रेट चेंज होता है तो कैसे करना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, खत्म। इंटर में जाके फाइनल में हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट को तो बर्बाद करके रख दिया है, आपको इधर ही पढ़ना है, यही पढ़ो। तो सेक्शन 14 भी टाइम ऑफ सप्लाई का चक्कर है, बट वो रेट चेंज हो गया। जून में 10% जीएसटी रेट था, जुलाई में 14 हो गया, तो कौन सा रेट लगा है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड 3 सेक्शंस है, 14 नहीं है। और फिर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा? ओके, सो दिस इज बेसिक्स इंट्रोडक्शन। कोई नंबरिंग मत करना। फर्स्ट नंबर होगा गुड्स का, क्या बेटा? गुड्स का। एकदम ध्यान सुनना, गुड्स के अंदर भी 2 नंबर होगा, एक टाइम ऑफ सप्लाई, इशू ऑफ इनवॉइस। पॉइंट 1 होगा इनवॉइस, व्हेन यू हैव टू इशू इनवॉइस, उसके अंदर सारा ABCD 5-6 पॉइंट्स। फिर मेन पॉइंट आएगा TOS, टाइम ऑफ सप्लाई, उसके अंदर 5-6 पॉइंट। और फिर अभी तो ऐसे लिखेंगे, बाद में वो चार्ट से एकदम एक पेज में लिख लेंगे। इज इट ओके? सो अभी इंट्रो लिखे, इंट्रो, नंबरिंग नहीं करना। इंट्रो के अंदर लिखेंगे पॉइंट 1, वी नो supply involves various events, supply involves various events like purchase order, like purchase order, delivery of goods,
परचेज ऑर्डर कॉमा डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉमा receipt of goods and payment, which may spread in more than 1 month, which may spread in more than 1 month, which may spread हो सकता है in more than 1 month। गौरव समझ में आ रहा है? मोर देन 1 मंथ, यानी कि जब गुड सप्लाई करते हैं तो इतना सारा एक्टिविटीज होता है ना, उसमें 2 मंथ्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में टीओएस डिटरमाइन कि कब सप्लाई हुआ, ठीक है ना, फुल स्टॉप। इन दिस केस फर्स्ट पॉइंट, इन दिस केस TOS determine date on which supply is made, TOS determines date on which supply is made, TOS determines date on which supply is made, and accordingly GST is paid, and accordingly GST is paid। उस तरह से आपको जीएसटी पे करना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल इफ TOS इज जून, TOS इज जून इज इक्वल टू GST पेबल ऑन और बिफोर 20 जुलाई, GST पेबल ऑन और बिफोर 20 जुलाई, ठीक है। फिर इफ TOS इज जुलाई, इफ TOS इज जुलाई, GST पेबल बाई 20 अगस्त, इज इट ओके? सो ये एक फीलिंग्स वाला भाव था, इसको आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैं भी नहीं पूछूंगा। ये कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं टैक्स में, इसलिए नहीं पढ़ते कि पढ़ना है, इसलिए पढ़ते कि हमारे प्रोफेशन में क्या काम आएगा, कैसे हम लोग कंसल्टेंसी में इसको यूज करेंगे। इसके बिना तो कंसल्टेंसी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए लॉ मेकर ने 3 सेक्शन बना दिया है, TOS के लिए 3 सेक्शन बना दिया है, और TOS सेक्शन 12, TOS किसके लिए बेटा? गुड्स के लिए। और सेक्शन 13 TOS किसके लिए? और सेक्शन 14 TOS चेंज इन GST रेट। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेंगे कि मन से पढ़ो, फाइनल में आके देख लेंगे। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हालांकि 2 मिनट 5 मिनट का ही टॉपिक है, बट पूरा पढ़ के ही जाना है। सो दिस इज ये इंट्रो में। तो हम लोग सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट सर्विस के लिए पढ़ने वाले हैं, और सेक्शन 14 चेंज इन GST रेट CA में इंटर और CA फाइनल में पढ़ने वाले। इज इट कूल? इंट्रो में नोट नंबर 2, इंट्रो में नोट नंबर 2 में लिखेंगे, यस मेगा के 20 लिखा। पार्टी स्टडी के बाद एक ही बार 4 अगस्त को ही करना। यस गुड़िया, TOS सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, और मेरे साथ साथ आप लोग सेक्शन भी याद करना। जितना एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है उसी के सेक्शन में याद कराऊंगा, बाकी के बेकार का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें ऑडिट भी पढ़ना है, लॉ भी पढ़ना है।
एक ACCA का एग्जाम होता है, अच्छा होता है, एक एक पेपर दो, उसमें पास हो गया तो फिर से उसको रिपीट नहीं करना होता है। और जो CA इंटर हो जाते हैं उनको बहुत एग्जेम्पशन है, वर्ल्ड के 178 कंट्रीज में रिकॉग्निशन है, फॉरेन जाने का मन है, MNCs में करने का मन है, और मेहनत कम करना है, 40% रिजल्ट होता है, जब मर्जी तब एग्ज़ाम दो, जिस पेपर में पास हो गया एक एक पेपर का एग्ज़ाम दो, फिर से उसको दोबारा नहीं देना होता है, और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही जॉब मिल जाता है। सो वो भी एक पढ़ाई है आप लोग के लिए। चलो ये डन, हाँ हो गया। तो सेक्शन 12, 13, 14 क्या 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 बोल रहा है, और TOS क्या बोलता है, कौन सा डेट को सप्लाई किया। ये क्यों जरूरी है, बोलो बेटा, क्योंकि GST मंथली देना होता है, अगर जून में सप्लाई किया तो जुलाई 20, और अगस्त में सप्लाई किया तो सितंबर 20। ग्रेट, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। इसके लिए तीन सेक्शन उतरे हैं इस संसार में, भारत में। सेक्शन 12 आपको हेल्प करेगा गुड्स के लिए, सेक्शन 13 हेल्प करेगा सर्विस के लिए, और सेक्शन 14 बहुत एडवांस स्टेज पे GST का रेट चेंज हो गया। यानी जून में मैंने आपको पढ़ाया, GST रेट 12% था, और निशान पैसा देने आया जुलाई में, रेट हो गया 18%। अब तो बड़ा माथा खराब हो जाएगा, पढ़ाया जून में, GST रेट 12% था, और पैसा देने आया जुलाई में, GST रेट 18, तो फिर यू गेट कंफ्यूजन कि कौन सा रेट लगाए। तो उसके लिए सेक्शन 14 बता देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनल में एंड कॉस्ट अकाउंटेंट को हम लोग आपस में बैठ के सलटाएंगे। सो इस काम को करने के लिए, ये सेक्शन को पढ़ने के लिए 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 5 सेक्शंस है। इसको पढ़ने के लिए इनवॉइस से कनेक्शन है, सब जगह किससे लिंक लगा के रखा है, बिल से, इनवॉइस से। इसलिए TOS पढ़ने से पहले इनवॉइस कब रेज करना चाहिए सप्लायर को, ये समझना पड़ेगा। इसलिए सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट का भी नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। तो इंट्रो में अब लास्ट पॉइंट आने वाला है, एक बार ये समझ में आ गया ना, इंट्रो में लास्ट पॉइंट क्या आने वाला है, देखो। CGST specifies time of supply with reference to section 31 for issuance of tax invoice. TOS is determined with reference to invoice issue date, so which is covered under section 31. तो बार बार हम लोग इनवॉइस दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो तकलीफ ना हो, इसके लिए इंट्रो का लास्ट पॉइंट नोट 3 लिखेंगे। TOS is determined with reference to TOS is determined with reference to invoice date as per section 31, as per section 31. That's it, this is your base. अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर पे चलेंगे। तो 4 सेक्शंस, देखो अभी 3 सेक्शंस का ही बात करो, 12, 13 और 13 का उल्टा 31। ओके, सो 12 इज फॉर गुड्स, 13 इज फॉर सर्विस, एंड 31 इज फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी। इज इट ओके? तो आप लोग नोट नंबर 1 हेडिंग देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जानने के पहले आपको इसके अंदर पहला ये सीखना पड़ेगा
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फिर उसके बाद नोट नंबर 2 में ही टाइम ऑफ सप्लाई करने सकेंगे, समझा ना। तो इसके अंदर 2 नोट्स होएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सीखने से पहले टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मेन सेक्शन है 12(2). बस वो बोल दिया इनवॉइस का डेट खत्म। इनवॉइस का जो डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई। आज मैंने माल बेचा, आज 30 जून है, आज इनवॉइस रेज करना है, आज ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 30 जून खत्म। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड विथ इनवॉइस। तो आपको ये चार्ट तो अभी एक साथ दिखाने से डर लगेगा, बाद में समराइज कर लेंगे, लेकिन पहले नोट नंबर 1 के अंदर ये सब सीखकर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये करने के बाद यहाँ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंट्रो का नोट नंबर 3 ध्यान पे रखो। नोट नंबर 3 में बोला कि 12-13 की अधूरी जिंदगी रहेगी, उनकी अधूरी कहानी रह जाएगी अगर इनवॉइस का डेट नहीं जानेंगे तो। टाइम ऑफ सप्लाई आने से पहले सलाम ठोको, किसको? इनवॉइस का डेट को। आप उसको सलाम करोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आपके पास शरण पे रहेगा, अदरवाइज मोए मोए कर देगा। तो नोट नंबर 1 क्या सीखने जाएंगे? नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई। इतना सिखाने के बाद तुम लोग और बोलो क्या? अरे टीओएस ऑफ गुड्स जानने से पहले नोट में क्या सीखना है? डेट ऑफ इनवॉइस। 1 के अंदर 5-6 पॉइंट्स आएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सुनो ध्यान से। अब इसके अंदर पॉइंट 1 लिखना। ऊपर हेडिंग क्या लिखा बेटा नोट 1 का? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बस हो गया। उसके अंदर पॉइंट 1, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम लिमिट for issue of invoice in case of supply of goods। ये देखो, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स इस फॉर्मेट में लिखेंगे थोड़ी देर बाद। ध्यान से देखना, ऐसा 3 पॉइंट्स और इस तरह से ये आपका नोट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया ना? बट मेरे को पहले बैरेक में जाने दीजिए। लिखने का पार्ट ये करेंगे, इतना धीरे धीरे। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, समझा ना भाई लोग? और फिर बाद में जब नोट 2 आएगा तो ये पढ़ेंगे, और फिर बाद में आप लोग को ये दे देंगे, एक ही टेप 2 पेज का नोट्स बन जाएगा। इनवॉइस कब रेज करना चाहिए और कौन सा सेक्शन बताएगा बेटा इनवॉइस के लिए? 31। 12, 13 बाद में, पहले 31। तो जहां पे नोट 1 लिखे हो, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, ब्रैकेट में सेक्शन 31 लिख देंगे, सेक्शन 31। अब अच्छी तरह से सुनिएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए a registered supplier of taxable goods must issue a tax invoice। registered suppliers वो होते जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनका 1 साल का सेल्स 40 लाख तक है, कितना? 40 लाख तक, उनको जीएसटी वेएसटी में नहीं रहना है। उन लोग अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। छोटा बच्चा समझ के छोड़ दिया, रे ट्रिंग टिंग टिंग। अगर आपके दुकान का सेल 50 लाख, 60 लाख, 90 लाख, करोड़ है तो यू आर रिच पर्सन, यू गो विथ जीएसटी। यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना भी जो थियोरेटिकल पोर्शन है मैं ही सिखाऊंगा ऑनलाइन। मस्ट इशू टैक्स इनवॉइस। जो इनवॉइस रेज करते हैं उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। कब रेज करना है ये देखो, बिफोर और व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स लोकेशन। बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स
इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर मैंने आपको सप्लाई किया है, मैंने आपको सामान बेचा और मैं ही भेजूंगा आपके घर पे, आपके दुकान पे, आपके फैक्ट्री पे, तो जब मैं रिमूव करूंगा अपने दुकान से, अपने फैक्ट्री से, तब मेरे को इनवॉइस रेज करना है। मैं फैक्ट्री वाला हूं, क्या हूं? फैक्ट्री। आपने मेरे को ऑर्डर किया, गुप्ता जी 500 फर्नीचर भेज दो, तो मैं भेजूंगा। जब रिमूव करूंगा अपने फैक्ट्री से, अपने गोडाउन से, उसी समय या उसके पहले इनवॉइस रेज करना है, समझा ना? गुड्स का मूवमेंट होगा मतलब सप्लायर भेजेगा। तो जब मैं भेजूंगा उस दिन तक इनवॉइस रेज करना। आप 25 जून को बोले गुप्ता जी यस 100 फर्नीचर भेज दो, ठीक है भेज देंगे। 30 जून को मैंने भेज दिया, निकाल दिया, तो इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड ऑन और बिफोर 30 जून। मैं 1 जुलाई को निकाला, 25 जून गुप्ता जी हाँ एसी चाहिए, कितना? 50, भिजवाता हूं 50। 25 जून को मैं कॉल किया, ऑर्डर किया, 1 जुलाई को रिमूव कर दिया। कब? 1 जुलाई। आई मस्ट रेज इनवॉइस ऑन और बिफोर 1 जुलाई। मैं आज भी रेज कर सकता हूं 25 जून, नो प्रॉब्लम, बट लास्ट डेट इज 1 जुलाई। उसके बाद इशू किया ना, पनिशमेंट मिलेगा आपको। इज इट ओके? दो ही पॉइंट है बेटा नॉर्मल सेल पे। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब सप्लायर भेजेगा। तो कब रेस करना है? रिमूवल के समय। कब? रिमूवल के समय। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड, रिमूवल के समय। इज इट ओके? दूसरा, ये दुकान है गुप्ता स्टोर। रोहित क्या खरीदोगे? ये ले जाओ, अभी रेस कर देना है। क्या बेटा? अभी रेस। ओए या निशान क्या खरीद दिया? पेन ले जाओ अभी। ओ सामंता बाबू क्या खरीद दिया? पेपर ले जाओ, अभी रेस कर देना। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, इफ देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैं नहीं भेजूंगा सामान, ले जाओ आप। निशान बोले सर भेज दो, मारेंगे। 5 रुपया का पेन बेच रहा हूं, तुम्हारे घर भेज के दूंगा। भाग गया देखो डर से निशान, उसको भेजने में इतना खर्चा लग जाएगा। मजाक कर रहे। तो फिर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब मैं डिलीवर करूंगा अभी, और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट, जब उसको अवेलेबल करा दूंगा, तभी रिमूव करना है। यही बेस है बेटा। आप इसको 100 बार बोलोगे टिल आई कंप्लीट सेक्शन 12, 100 टाइम्स। यही है। सो दो ही है। गुड्स के केस में कब इनवॉइस रेज करना है? मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो ऑन और बिफोर रिमूवल। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। बस इतना ही, बस इतना। और इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स, ये सब एग्जाम्पल्स, सब मीनिंग, इतना सारा एग्जाम्पल्स, मीनिंग यहां तक। जस्ट बिकॉज ये समझ गया ना तो सेक्शन 12 स्वाहा खत्म। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब एक एक टर्म समझाऊंगा ना बेटा कि ये लॉ है, लॉ ये रिमूवल क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ये सभी बातें करना है विथ एग्जाम्पल्स। सो ये फर्स्ट पॉइंट सीख लिया हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। जीएसटी कंसल्टेंसी में जो प्रोडक्ट बेचता है क्लाइंट को इनवॉइस रेज कब करना चाहिए आप सिखाओगे। माल आप भेजते हो, हाँ, जब रिमूव करोगे तब तक इनवॉइस रेज कर दो। नहीं आप कुछ नहीं करते, बस आप बैठ के बेचते हो सेठ के तरह। निशान उठा के ले जाता है, रोहित उठा के ले जाता है, सामंत उठा के ले जाता है, तो फिर डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। दैट्स इट। आप लोग जब नोट्स लिखोगे
फर्स्ट नॉर्मल प्रोविज़न है, नॉर्मल प्रोविज़न में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और नो मूवमेंट यानी शॉप से डायरेक्टली बेच दिया, तो फिर ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। तो आप लोग को इतना कुछ लिखना है। एक और भी आ सकता है 4 नंबर भी पॉइंट, तो 4 का चक्कर आएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल के अंदर 2 पॉइंट्स है, समझा भाई? अरे वो उसका 2 पॉइंट है ना, और सब में बस एक छोटा छोटा सा पॉइंट है। सो स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे बड़ा टॉपिक है, आपने हेडिंग लगाया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सेक्शन 31, फर्स्ट एरो में नॉर्मल पे 4 एरोस का जगह छोड़ना आप लोग, 4 एरो निकलेगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स में फिर एक एरो, बाकी का नहीं लिखना है बेटा, आज का क्लास इसी पे खत्म हो जाएगा। एक एक पॉइंट समझाना है विथ एग्जाम्पल, और बाकी का उतना कुछ नहीं है, 2-2 मिनट का ही टॉपिक है। और 12 से लेकर 12 से 12-6 तक उसमें भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको समझना है अच्छा से। चले बेटा मेन टॉपिक पे चलें। तो ये आप लोग को याद रखना है, इनवॉइस कब रेज करना है, प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में मूवमेंट हो रहा है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल, और फिर नो मूवमेंट तो ऑन और बिफोर डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू विनीत बाबा। ओके, सो फर्स्ट केस में क्या होता है ना बेटा, सप्लायर भेजता है ट्रांसपोर्टर के थ्रू या कुछ भी, और सेकंड केस में आप आए और उठाकर ले गए। तो सेकंड वाला केस में लिख लेना इन स्टोर परचेज, सेकंड वाला केस में इन स्टोर परचेज, शॉप, नॉर्मल शॉप में जो आप लोग परचेज करते हो ना, वो हो गया सेकंड वाला। इज इट ओके? एंड फर्स्ट वाला में सप्लायर डिलीवरी करेगा आपके दुकान तक, घर तक, तो वो सेकंड केस हो गया। गौरव समझ में आ रहा है क्या? यस। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स देखो, और एग्जाम्पल्स इतना नॉर्मल एग्जाम्पल्स है ना कि आप बोलोगे क्यों पढ़ता है बेटा, आपको लॉ पढ़ाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। देखो स्टार्ट करें, देखो लिखना नहीं, कुछ एग्जाम्पल जिसमें गुड्स का मूवमेंट करवा रहा है, हम लोग ही करवा रहे हैं। अ बिजनेस इन गोलाघाट शिप्स 100 बैग्स ऑफ राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर इन गुवाहाटी। तो एक बिजनेस है गोलाघाट का, उसने 100 बैग्स राइस भेजा है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो यहाँ पे सप्लायर माल भेज रहा है, तो इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? वो जब भी शिपिंग करेगा उसके समय, समझा ना बेटा, रिमूवल के समय। मस्ट बी इशूड बिफोर द टाइम ऑफ डिस्पैच फ्रॉम गोलाघाट, गोलाघाट से निकालते समय कभी भी कर दो। इज इट ओके? नेक्स्ट,
ABC Electronics, a registered dealer, sells a washing machine to a customer. When ABC Electronics dispatch washing machine from their warehouse for delivery to customers home, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग कस्टमर के घर तक भेजते हैं, तो फिर जब हम लोग डिस्पैच करेंगे, बोलो बेटा, must be raised before the time that moment of removal or dispatch. उसके बाद का काट दो, they cannot wait. अब बुक खोल लो बेटा, बहुत एग्जाम्पल है, इंस्टॉलेशन का वेट करने का जरूरत नहीं है। जब रिमूव करेंगे अपने दुकान से, अपने गोडाउन से, तभी मेरे को क्या करना है बेटा, इनवॉइस रेज करना है। इज इट ओके? तो दो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, जिसमें रिमूवल के समय गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। इज इट ओके? नेक्स्ट, विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसमें कौन सा टॉपिक आता है यारो? आप दुकान में गए, खरीद लिए, अ कस्टमर बाइज रेफ्रिजरेटर डायरेक्टली फ्रॉम शोरूम इन गोलाघाट। एक कस्टमर आया, आपके शोरूम गोलाघाट से रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, तो जब वहां से ले जाएगा तभी invoice must be issued before the time and handing over goods. Is it okay? Next, a customer visits a furniture store and purchase ready-made sofa. The customer decides to pick up sofa immediately display area. तो डिस्प्ले एरिया से ले जाएगा, तो वही बेटा जब उसको अवेलेबल कर देंगे डिस्प्ले एरिया से, देखो ये ले जाओ, तो फिर क्या इनवॉइस रेज करना है? बोलो निशान। यस, इनवॉइस मस्ट बी इशूड बिफोर द टाइम कस्टमर टेक्स पोजीशन, दैट इज व्हेन मेड अवेलेबल डिलीवर्ड टू देम एट स्टोर। स्टोर में इतना सारा शोरूम में रखा हुआ है डिस्प्ले में, ये आपका है, उस समय क्या करना है? रेज कर। और सिंपल बेटा, हमारे दुकान से बाहर ले जाने से पहले इनवॉइस रेज कर लेना, यही तो सिंपल, पूरा आउटकम तो यही बनाना। दुकान या गोडाउन या फैक्ट्री से बाहर निकालने से पहले इनवॉइस रेज करना। नहीं रेज करोगे ना, बाहर जीएसटी अंकल खड़े हैं, कितना पता है, छोड़ लो, माल भेज देता है, लाखों लाखों करोड़ों का माल भेज देता है और बिल नहीं बनाता है, छोड़ लो, ब्लैक में काम करता है। और निशान जीएसटी अंकल को फोन कर दिया, जीएसटी अंकल पकड़ लिया, है रुको रुको रुको, एक ट्रक माल ले जा रहे हो, बिल दिखाओ, बिल नहीं है, पार्टी को बुलाओ। बोलेगा साहब भूल गया था, बिजी था, भूल गया था, भूलने वूलने से नहीं होगा, अब कार्रवाई किया जाएगा आपके साथ, फाइनल में आके सीखना कार्रवाई, नहीं तो सबको ही छोड़ लो, क्या बोलेगा, भूल गया था। इनवॉइस रेज करना है, मैंने माल बेचा, आपके घर भी पहुंच गया, आप खा के हजम भी कर लिए, मैं जीएसटी को नहीं बताऊंगा, अब कैसे पता चलेगा? रास्ते में कौन अंकल रहते? जीएसटी अंकल, जहां तहां रहते, भेष बदल के, जैसे पहले भगवान जी लोग भेष बदल के आ जाते, कभी भीख मांगने, कभी साधु बन के, कभी क्या, और हम लोग नहीं पहचान पाते तो अभिशाप दे देते थे। तो अभी भी जीएसटी अंकल वो कलयुग का भगवान बन के आते हैं अपना भेष बदल के, और देख लेंगे कि ये राशि का माल भेजी है विदाउट जीएसटी बिल, और निशान बता दिया, तो फिर अंकल छोड़ेंगे नहीं। आप बोलोगे सर का होमवर्क था, भूल गए, चोर नहीं पकड़ में आया, तो ये सब बोलोगी, समझ में आ रहा है बेटा? यस यस यस, गुड गुड गुड। एग्जाम्पल 3 अभी थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान से देखना। गुड्स ऑलरेडी एट रेसिपिएंट लोकेशन, नो फिजिकल मूवमेंट बाय सप्लायर। कभी वो टैली का सॉफ्टवेयर, आप लोग को पता है टैली का सॉफ्टवेयर? एक बात बता दो, किसी से मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं तो सर्विस है, क्या सॉफ्टवेयर बनाऊं प्रेरणा के लिए तो हो गया सर्विस, और रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदो तो गुड्स, इनविजिबल है फिर भी गुड्स। टैली क्या मेरे लिए बना के रखा है ना, सबके लिए, वो गुड्स है। नहीं, हमारे बच्चों का अटेंडेंस, रिपोर्ट कार्ड, टेस्ट का, उसका बना दो सर्विस, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मैंने टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा, गुड्स है, उसका ना 2-2 साल का कुछ एक लिमिट होता है, वैलिडिटी होता है, फिर वो खत्म हो जाएगा तो फिर रिन्यू करना पड़ता है, तो फिर उसमें वो लोग आता नहीं है, वो लोग एक कीवर्ड पासवर्ड दे के एक्टिवेशन कर देता है,
तो उसके केस में जब वो एक्टिवेशन वगैरह करेगा तो ही क्या माल इनवॉइस रेज करना है। XYZ solution software company sells a license for their software to a client, सेल करता है, सेल। द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोडेबल लिंक। हमने जो अपने प्रेरणा के लिए सॉफ्टवेयर बनाया ना, ये आपके क्लास चलाने का, उन लोग बॉम्बे से आके थोड़ा यहाँ देकर गया, उन लोग सच्ची का लिंक दिया हम लोगों को, और हम लोग लिंक यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, उसमें प्रेरणा ट्यूटर्स आता है ना, तो क्या वो सबके लिए है क्या? नहीं, तो वो हमारे लिए सर्विस हो गया। लेकिन क्या हो गया बेटा? सर्विस बता रहे। बट टैली वली का क्या रहेगा? तो गुड्स, तो वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट पे रहता है, फिजिकल मूवमेंट है नहीं। ऑलरेडी मेरे पास टैली पहले से ही था, बट एक एक्टिवेशन चाहिए था, नो फिजिकल रिमूवल। इसके समय कब इनवॉइस रेज करना चाहिए? तो बेटा ये थोड़ा सा अंडरलाइन करके रख लेना, सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। एक्टिवेशन, जब उन्होंने एक्टिवेशन किया, जब उन्होंने एक्टिवेशन किया तभी मेरे को क्या कर देना बेटा? रेज कर देना। यस, इज इट ओके? यस, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसका भी और एग्जाम्पल करना है। सो क्या था बेटा? इनवॉइस कब रेज करना है गुड्स के केस में? या if there is movement of goods before or at the time of removal, otherwise making available to recipient delivery। बेटा रिमूवल का मीनिंग, रिमूवल का मीनिंग ध्यान से देखना, रिमूवल के समय इनवॉइस रेज करना है ना बेटा? कब रेज करना है? रिमूवल के समय, जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो कब रेज करना है? रिमूवल। रिमूवल ऑफ गुड्स मीन्स dispatch of goods for delivery by supplier thereof or any other person on behalf of supplier। जब supplier देता है तभी removal, और collection of goods by recipient thereof or by any other person on behalf of recipient। यानी जब हम निकालेंगे या जब आप लोगे कुछ भी है तो उसको removal बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिंपल डायरेक्ट एग्जाम्पल, a manufacturer in Guwahati dispatched a consignment of clothes by a courier to Delhi। तो रिमूवल कब हो जाएगा? The removal of goods happened when clothes leave manufacturer's factory। Is it okay? Next, a customer in Guwahati purchased furniture from local store, arranged for own truck to collect। The removal कब होगा? जब truck picks up the furniture from warehouse। Next, Ram in Gujarat gets order from Siam in West Bengal on 15th March। राम गुजरात का है, ऑर्डर मिला किससे बेटा? श्याम, वेस्ट बंगाल। कितना तारीख को मिला? 15 मार्च, फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर। राम डिस्पैच गुड्स फ्रॉम हिज प्रेमाइसेस टू ट्रांसपोर्टेड 20 मार्च। अंडरलाइन करो बेटा, कब निकाल दिया आपने? 20 मार्च। बस पकड़ के रखना इसको। ट्रांसपोर्टर इनिशिएट ट्रांसपोर्टेशन 22 मार्च, गुड्स फाइनली रीच श्याम के पास 26 मार्च। अब यहाँ पे चार डेट्स आ गए, तो एग्जैक्टली कौन सा डेट को निकला आपके गोडाउन फैक्ट्री वगैरह से? 20 मार्च। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप लोग। रिमूवल ऑफ गुड्स 20 मार्च, दैट इज 20 मार्च। और हम लोग थोड़ा देर बाद जाकर पढ़ेंगे कि इनवॉइस भी आपको रेस करना है 20 मार्च या उसके पहले। इज इट ओके? नेक्स्ट, एक्स एग्रीज टू सेल फर्नीचर। 19 मार्च को एक्स ने एग्री किया कि फर्नीचर बेचेगा। एक्स हैंड्स ओवर फर्नीचर 25 मार्च। अंडरलाइन करो, 19 को मैंने एग्री किया, 25 मार्च को हैंड ओवर किया। अब बताओ, तो 25 ही होगा ना? यस, इन दिस केस फर्नीचर कंसिडर टू बी डिलीवर्ड 25 एंड द इनवॉइस भी रेज करना है कब तक? 25 मार्च तक। इज इट ओके? ओके, अब करते रहो एग्जाम्पल जब तक हम लोग को दूसरा टॉपिक नहीं मिलेगा।
आइए, P1, A of कोलकाता इज डीलर ऑफ मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन के डीलर हो। सप्लाई 10,000 मोबाइल टू C of दिल्ली 15 Feb। C gave order 1st Feb। A agreed to deliver by 17 Feb। What will be the date as per GST for issue of invoice? इनवॉइस तो रिमूवल हो रहा है ना ये तो कब रेज करना चाहिए? 15 Feb। कब रेज करना चाहिए? 15 Feb। इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर 15 Feb। यस यस, बस वो डेट बता दो और काम खत्म। नेक्स्ट, सुल्तान इंडस्ट्री दिल्ली इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रकाश एंटरप्रेन्योर दिल्ली फॉर सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन। स्पेयर पार्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया 7 सितंबर को, स्पेयर पार्ट्स डिलीवर्ड किया 30 सितंबर को। सुल्तान लिमिटेड रिमूव्ड द फिनिश्ड स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री 29। ओके, डिलीवर करना है 30 तक और रिमूव किया कब? 29 सितंबर को। डिटरमाइन डेट बाय विच इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड 29 सितंबर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत 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 अच्छा। सप्लाई ऑफ गुड्स का सबसे बड़ा टॉपिक समाप्त करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन नहीं भूलना है, इसके लिए फिर से बताओ, इनवॉइस कब रेज करना है आपको? इनवॉइस रेज करना है, मूवमेंट है तो ऑन और बिफोर रिमूवल, अदरवाइज ऑन और बिफोर डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल। इज इट ओके? इतना ही याद रखना है आपको। इस तारीख को इनवॉइस रेज कर दिया तो से आज 30 जून है, आज इनवॉइस रेज करना है। आज इनवॉइस रेज कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई भी आज, देखो 12 सेक्शन 12 में आ गया है, टाइम ऑफ सप्लाई भी आज। अगर मैं गलती से 1 जुलाई को इनवॉइस रेज करता हूं ना तो भी 30 जून को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेगा। सेक्शन 12(2) बोला इनवॉइस का डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। किसका डेट? जो ड्यू डेट, इनवॉइस का जो डेट, मेन इनवॉइस का डेट एज पर जीएसटी, इनवॉइस डेट एज पर सेक्शन 31 ही क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। आपने 30 जून को इनवॉइस कर दिया तो भी टाइम ऑफ सप्लाई 30 जून, नहीं भी किया, गलती से 1 जुलाई को किया तो भी 30 जून ही जीएसटी अंकल मानेंगे। सर मैंने 25 जून को कर दिया, तब तो भांगड़ा, बल्ले बल्ले, 25 जून ही टाइम ऑफ सप्लाई। ड्यू डेट या उसके पहले कर दिया वही डेट, और नहीं किया तो भी ड्यू डेट। तो यानी आप डेट पे रेज कर दो तो भी वही और ना करो तो भी वही। तो आप समझो सेक्शन 31 का कितना बड़ा इंपैक्ट है इधर सेक्शन 12, 13 पे। उसी डेट को आप रेज करो तो भी वही और ना करो तो भी वही। सेक्शन 12(2) हो गया। फिर एक दो स्पेसिफिक सिचुएशन है, कंटिन्यूअस सप्लाई, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, इसको हम लोग बाद में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिए। इज इट कूल? क्या था बेटा, फिर से बोलना। या रिमूवल हो रहा है तो ऑन और बिफोर, सॉरी क्या मूवमेंट हो रहा है तो टर्म मत भूलना, टेक्निकल टर्म है। मूवमेंट हो रहा है तो ऑन और बिफोर रिमूवल, नहीं होता है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट, बस इतना। तो उस चार्ट में अब हम लोग को बाकी का पॉइंट बाद में करना है, कल करना है। तो आज तो हम लोग को अब धीरे धीरे क्लास खत्म करना है। और ऐसे देख लो, लिखना नहीं, देख लो सेक्शन 12(2) देख लो, ये हमारा मेन चैप्टर। 12 तो S1 बेसिक्स है। 12(2) में क्या लिखा? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग: द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया वही टाइम ऑफ सप्लाई है, और आप डैश हो, नहीं करते हो
द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू, एंड ये वाला पॉइंट बी अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो एक ही पॉइंट 12(2), ये एकदम कॉमन पॉइंट जो जहां तहां यहां वहां सारे जहां लगता मेरे यार, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12(2), डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड इशूड, बस हो गया और कुछ नहीं। अब यहां से सिर्फ डेट बताओ, डेट बताओ, डेट बताओ, डेट बताओ, क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, डेट बताओ, जब तक 12(3) नहीं आएगा तब तक सिर्फ डेट बताओ, डेट बताओ, डेट बताओ। और एमटीपी में 25 भी आया और कुछ नहीं, और डेट तो वहीं से बताएंगे। इज इट ओके? वाइब वाइब आ गया कि नहीं आ रहा अभी तक? फीलिंग्स आ गया ना? हाँ, कल बहुत अच्छा से आएगा। आज थोड़ा सा घर में आप लोग स्टडी भी करोगे तो, और स्टडी करने का क्या याद ही हो रहा है सब कुछ। सो आज का सुहाना सफर यही समाप्त करना पड़ेगा।